क्या हो अगर एक लंबे तार को पूरी तरह से आवेशित कर दिया जाए। अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं, अनंत लंबाई मतलब इसकी लंबाई का कोई छोर नहीं है, और इसको हम दे देते हैं पूरा आवेश प्लस Q, इसको दे देते हैं, तो जो निरंतर आवेश वितरण है उसके अकॉर्डिंग ये जो आवेश होगा वो पूरे तार में फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। अब ये तार किस प्रकार का है? तो आवेशित तार है, ठीक है। अब इसका अगर किसी तरह से जमीन से या अन्य चीजों से संपर्क नहीं रहेगा तो इसका आवेश इसी में रहेगा ना, दूसरे में तो जाएगा नहीं। तो ये जो आवेशित तार हम देख रहे हैं, इसके आसपास में यदि कोई बिंदु ले ले तो ये आवेशित तार उस बिंदु पर तीव्रता लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जहां आवेश होगा वहां तीव्रता लगेगी ही लगेगी। क्लियर है? तो हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाल ली है, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाल ली है। अब क्या हो यदि एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार को इस तरह आवेशित कर दिया जाए और उसके आसपास में एक बिंदु ले लिया जाए, तो उस बिंदु पर यह आवेशित तार तीव्रता लगाएगा कुल टोटल, ठीक है। अब यहां एक ही आवेश नहीं है, दो आवेश भी नहीं है, पूरा तार जो है आवेशित है। समझ रहे हो बात? जबकि बिंदु आवेश में एक आवेश होता है, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है बस, जबकि इसमें पूरे तार में आवेश फैला हुआ है, ठीक। तो ये पूरा तार इस बिंदु P पर कितना तीव्रता लगाएगा, ये आज हम लोग देखेंगे। और इसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करने के लिए गाउस का नियम जो कल पढ़े हैं उसका उपयोग करेंगे। अर्थात गाउस के नियम का उपयोग करके कुछ कुछ आवेशित पदार्थों के द्वारा उसके आसपास के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है। समझ आ रही बात? गाउस का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो आवेशित तारों द्वारा अपने आसपास के किसी बिंदु पर कितना तीव्रता लगाया जाएगा इसकी गणना करने के लिए हम गाउस के नियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए पहला अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे, हेडिंग तो पहले लिखेंगे गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग यही है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। हेडिंग नोट कर लिए? अब चलो ध्यान दो, पहले इस चीज को मैं पूरा इसके व्यंजक स्थापित करने को रफली तुम लोगों को पहले बता देता हूं। रफली करने के बाद में फिर उसको फेयर करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, बिल्कुल इजी है ये भी। सबसे पहले तो देखो, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार चाहिए, चलो ले लेते हैं। ये लो, माना कि अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार क्या है? L है। ये L उसका लंबाई नहीं है, L उसका नाम है। इसका लंबाई तो अनंत बोल रहे हैं पहले से, है ना। तो अनंत लंबाई का आवेशित तार क्या है? L है। अब अगर आवेशित है मतलब इसके पूरे भाग में आवेश फैला होगा, और आवेश फैला होगा तो इसके प्रति एकांक लंबाई में कुछ न कुछ आवेश होगा, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका रैखिक आवेश घनत्व। किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उसका क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। तो माना कि इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। क्लियर? इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हो गया इतना? बात समझ आया? अब विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ये तो बोल दिया, अब करेंगे कैसे विद्युत क्षेत्र की गणना? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? गाउस का प्रमेय का उपयोग करना है। और गाउस का प्रमेय तो बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, यहां तो कोई बंद पृष्ठ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसके आसपास एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो कैसे बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे? ध्यान से देखो, ये L को अक्ष मानेंगे, R को त्रिज्या मानेंगे और एक बेलन का निर्माण कर देंगे। L अक्ष और R त्रिज्या मान करके किसका निर्माण करेंगे?
एक बेलन का, बेलन तो याद है ना, 10वीं में पढ़े हैं बेलन, यही होता है बेलन। बन गया बेलन। अब इस बेलन का कोई ना कोई लंबाई भी होगा, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको हम बेलन की क्या बोलेंगे, लंबाई या ऊंचाई। तो यहां पे लंबाई बोल देते हैं, माना कि इसकी लंबाई कितनी है तो L ले लेते हैं, ऊंचाई बोलते हैं तो H लिखते हैं, लंबाई लिख रहे हैं इसलिए क्या लिख देंगे वहां पे L। समझे बात। तो त्रिज्या कितना है इस बेलन की, R, जितने दूरी पर बिंदु P है उतने दूरी पर, मतलब जो बिंदु P है वो कहां आ रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ में आ रहा है। समझ रहे हो इतना बात। तो ये क्या बन गया, एक बंद पृष्ठ बन गया, और बंद पृष्ठ को बोलते हैं गाउसी पृष्ठ, क्योंकि गाउस का नियम जो है बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, इसलिए जो भी बंद पृष्ठ होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, गाउसी पृष्ठ बोल दिया जाता है। ये बॉटल भी क्या है, एक गाउसी पृष्ठ है। समझे बात। तो बॉटल भी बना सकते थे इसके आसपास, लेकिन बॉटल का आकृति असममित होता, फिक्स नहीं होता, तो जो भी कैलकुलेशन करना होता उसमें फिर परेशानी होता। जबकि बेलन के जो कैलकुलेशन करना रहेगा बेलन के भागों के बारे में वो आसान होगा, इसलिए हमने बेलन बना लिया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब करना क्या है, ध्यान दो, हमने क्या किया, L को अक्ष माने, जो तार L है उसको, और R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन का निर्माण किया। ठीक, तब ये बेलन जो है ये एक प्रकार के गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्लियर है। और इस गाउसी पृष्ठ में या कहें इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में मुख्य रूप से 3 भाग होंगे, इसको 3 भागों में विभाजित हम लोग कर सकेंगे। कौन कौन से 3 भागों में, तो देखो बेलन में 3 मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। ये ऊपर वाला कैसा भाग रहता है, वृत्ताकार भाग रहता है, नीचे वाला भी वृत्ताकार भाग रहता है, और ये वक्राकार भाग रहता है बीच, जिसको उसका हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे समतल, ऊपर का सतह समतल रहता है कि नहीं। सब जुगाड़ है हमारे पास। ये लो बेलन है, ये ओरिजिनल बेलन है, ये तो 2 डायमेंशन में देख रहे हो, ये 3 डायमेंशन में रियल है। तो बेलन में क्या क्या होता है, समतल वृत्तीय पृष्ठ एक हुआ, वृत्ति है कि नहीं है। अब ऐसे में थोड़ी ना दिखेगा वृत्त पूरा, तो उसको ऐसे बना दिए। क्लियर। नीचे भी वृत्त है, ये भी समतल है। तो देखो बेलन में मुख्य 3 भाग हो गए, ऊपर वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ, नीचे वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ, और बीच वाला वक्र पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। याद है कि नहीं इतना बात, 10वीं में सब पढ़े थे। ठीक है, तुम लोग पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम लोगों को तो मैं पढ़ाया था, तो पढ़े थे ना। हाँ, तो ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ, S1। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। नीचे वाले को वैसे ही बोलेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ S, इसको 3 देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे लाइन से। तो ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को नंबर 2 दे देते हैं S2, और समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। तो एक बेलन में मुख्यतः ये 3 भाग हैं। ठीक, और ये गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। यहां तक समझ आया कि नहीं। अब करेंगे क्या, आगे ध्यान से समझो। अगर हम लोग इसमें देखें तो बिंदु P पर जो तीव्रता लगेगा इस आवेशित तार के कारण, वो त्रिज्यीय R दिशा में ऐसे बाहर की ओर लगेगा। लगेगा कि नहीं, त्रिज्यीय दिशा में, ये वेक्टर E की दिशा है। ठीक, तो बाकी यहां पे जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में लगेगी। लगेगी कि नहीं, समझ आ रहा है बात। अर्थात वक्र पृष्ठ में कहीं भी कोई भी बिंदु ले ले, कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले ले, यहां ले ले, यहां ले ले, जिस जगह भी बिंदु ले ले, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो त्रिज्यीय दिशा में ऐसे बाहर की ओर लगेगी। क्लियर है। और बराबर परिमाण में लगेगी। बेलन के वक्र पृष्ठ में जहां भी बिंदु ले लो उस पर तीव्रता क्या लगेगी, बराबर परिमाण में लगेगी। क्यों, क्योंकि जो आवेशित तार है वो इसके बीचों बीच है, अक्ष पर है, और अक्ष से वक्र पृष्ठ पर उपस्थित समस्त बिंदुओं की दूरी एक बराबर होती है। समझ रहे बात। यहां पे अगर हम लोग बीचों बीच एक तार घुसा दें
तो उस तार की इस वक्र पृष्ठ पर कहीं भी कोई बिंदु ले लेंगे, उससे दूरी बराबर होगी कि नहीं? कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या के बराबर। क्लियर है? तो दूरी बराबर होगी तो इन बिंदुओं पर तीव्रता भी बराबर लगेगी और दिशा भी बराबर होगी बाहर की ओर, त्रिज्यीय दिशा में। समझ रहे हो बात? ये एक दिशा को मैं दिखा रहा हूं, जबकि इधर भी तीव्रता लगेगा तो ये भी ऐसे त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर लगेगा। समझ रहे हो बात? इतना कोई डाउट थोड़ी है? नहीं है ना? अब ध्यान से समझना आगे। फिर जब वक्र पृष्ठ में उपस्थित समस्त बिंदुओं पर तीव्रता त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर लगेगी, तो यदि इस वक्र पृष्ठ में हम बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, क्या ले लेंगे? छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मतलब टुकड़ा ले लेंगे, तो इसकी दिशा भी मतलब इसका अभिलंब की दिशा भी वेक्टर E के अनुदिश होगा कि नहीं? होगा ना? बोलो। अगर हम लोग ऐसा एक टुकड़ा ले लेते हैं तो ये तो सरफेस हो गया, टुकड़ा हो गया, लेकिन इसका दिशा किसको बोलेंगे? क्षेत्र सदिश, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर बोलेंगे। तो उसी दिशा में तो वेक्टर E भी है। समझ रहे हो बात? अर्थात वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना? 0 अंश। क्लियर है? तो इस कंडीशन में पूरे वक्र पृष्ठ S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो एक टुकड़े में जितना विद्युत फ्लक्स होगा उसका समाकलन करने पर पूरे वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा कि नहीं? तो एक पृष्ठ में, एक क्षेत्रफल में, छोटे से टुकड़े में कितना विद्युत फ्लक्स होगा? तो होगा EdS, क्योंकि cos 0 अंश बराबर 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वक्र पृष्ठ के एक छोटे टुकड़े के लिए विद्युत फ्लक्स EdS होगा, और अगर इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूरे वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। समझ रहे हो बात? किसके लिए पूरा विद्युत फ्लक्स बन जाएगा? वक्र पृष्ठ के लिए। ठीक। अब इस बंद पृष्ठ के समाकलन में से E निकलेगा बाहर और समाकलन अंदर में बचेगा ds। तो ds मतलब क्या? ऐसे छोटे टुकड़ा जो लिए हैं अभी हमने वक्र पृष्ठ में, ऐसे जितने भी टुकड़े हैं सबका योग है कि नहीं? और जब सभी टुकड़ों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा कि नहीं? अभी ये टुकड़ा किस में लिए हैं? वक्र पृष्ठ में लिए हैं, ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ को छोड़ो। तो सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? वक्र पृष्ठ बनेगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? फार्मूला याद रखें। क्या? वो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कल पढ़े हैं वो। बेलन का वक्र पृष्ठ, उसका भी सूत्र याद रखना, 2πr/h। पढ़े थे कि नहीं? ये सब याद काम आता है। देखो 10वीं का सूत्र है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। लेकिन h तब लिखते हैं जब ऊंचाई लेते हैं। यहां ऊंचाई नहीं लिए हैं हमने, लंबाई लिए हैं, तो क्या लिखेंगे इसके बराबर? E × 2πr/L लिखेंगे। h न लिख करके क्या लिखेंगे? L। क्लियर? शॉर्ट में अभी समझा रहा हूं ना, ये सब बेसिक चीजें हैं, उसके बाद फेयर करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी से पूरा नहीं नोट करना है, ये याद रखना। लेकिन वक्र पृष्ठ बेलन का। अब आगे देखो, हमने इस वक्र पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब बचा कौन कौन सा भाग? तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ये दोनों को देखो, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 को विद्युत क्षेत्र के समांतर है कि नहीं? इसका सरफेस है। और विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है? 0। पढ़े हैं कि नहीं? अगर कोई क्षेत्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। तो इससे ऊपर वाले पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स 0, नीचे वाले पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। और जब वो दोनों 0 हो जाएंगे तो ओवर और कुल टोटल इस बेलन का मतलब गॉसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना ही बचेगा, वक्र पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स जितना, क्योंकि इन दोनों का तो 0 हो गया। सबको जोड़ देंगे, चलो 0 + E × 2πrL + 0, तो इतना ही तो बचेगा ना, E × 2πrL। समझे बात? कहां से? अभी तक हमने गाउस के प्रमेय का कहीं पे उपयोग नहीं किया है, ये है क्या? अब करेंगे। किंतु ये क्या है? φe का वैल्यू है कि नहीं पूरे गाउसी पृष्ठ के लिए? किंतु गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि φe = होता है Q/E0। ये गाउस का प्रमेय कहता है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं? तो यहां से फिर आ जाएगा Q/E0 = E × 2πrL आएगा।
और फिर इस फॉर्मूले में E को छोड़ देंगे, 2πr को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें मिल जाएगा। वही तो करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समझ आया? ये सब रफ कार्य हो गया, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या क्या करना है यहां से अनुमान लग रहा है कि नहीं? तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो, थोड़ा भी अगर इसमें से 25% भी समझे हो मैं जो बताया हूं, तो जब अब फेयर करेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो हेडिंग नोट करो, कर लिए हो ना? तो शुरुआत मैंने कहां से किया था याद है? एक तार खींचे थे, क्योंकि हेडिंग में चाहिए अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार। तो चलो जो बनाए हैं वो मान लेंगे। तो माना कि, लिखो, माना कि अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है। अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है। आगे लिखो, इस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश लैम्डा है। इसी से दर्शाते हैं ना रैखिक आवेश घनत्व को, तो लैम्डा है। हो गया? उसके बाद आगे लिखो, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, किससे r दूरी पर? तार से, ठीक है। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। हो गया? देख लिए? अब इतना समझ आ गया ना, ये कथन जो अभी लिखे हेडिंग से समझ में आ रहा है कि इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। ये चीजें तो अभी जो कथन लिखे, पहला कथन, वो हेडिंग से पता चल गया, ठीक। अब दूसरा आगे क्या लिखेंगे, तो हम लोग इस चीज को, विद्युत क्षेत्र को गाउस के प्रमेय से निकालेंगे। और गाउस के प्रमेय के लिए हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए, मतलब हमें एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा और उसी का वर्णन करना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ तो मैं बना दिया हूं, अब इसका वर्णन करेंगे। तो चलो लिखो नीचे लाइन में, तार L को अभी कैपिटल L लिखना, अभी जब L बोल रहा हूं तो तार L को अक्ष मानकर R त्रिज्या तथा L लंबाई, इस बार स्मॉल l लिखना, L लंबाई का एक बेलन बनाएं, या खींचे लिख सकते हो, एक बेलन खींचे। अब खींचे का मतलब बेलन को पकड़ के खींचना नहीं है, बेलन बनाना है, उसी को बोलेंगे बेलन खींचे, ठीक है। तो R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलन खींचे, लिख लिए। तब इस बेलन का बंद पृष्ठ, इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गाउसीय पृष्ठ की तरह, गाउसी पृष्ठ समझ गए ना, जो भी बंद पृष्ठ होगा वो गाउसी पृष्ठ होगा। तो इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, लिख लिए। आगे लिखो, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को
3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कौन कौन से 3 भागों में, उसको नीचे लिखते जाना है ऐसे। नंबर 1 समतल वृत्तीय पृष्ठ, समझ तो चुके हो तुम लोग, है ना। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा वक्र पृष्ठ S2, तीसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ऐसे लिख लो लाइन से। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, उसके बाद वक्र पृष्ठ S2 और फिर समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। हो गया। अब ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने गाउस के प्रमेय के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा चीज़ क्या है, तो तीसरा चीज़ हमें इस गाउसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, कुल टोटल विद्युत फ्लक्स का गणना करना है। ठीक, तो कुल टोटल विद्युत फ्लक्स को एकाएक गणना नहीं करके हम लोग वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 के लिए, S3 के लिए निकालेंगे, फिर लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा कुल टोटल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझ आ रहा है। तो चलो अब तीसरा स्टेप आगे अपनाएंगे। तो उसके लिए फिर कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चीजें ध्यान देना पड़ेगा, वेक्टर E और वेक्टर DS जरूरत पड़ेगा कि नहीं। किसका किसका जरूरत पड़ेगा, वेक्टर E और वेक्टर DS का, और उनके बीच के कोण थीटा का। तो इस चीज को पहले समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच का कोण कितना होगा इसको। ठीक, तब जाके तो विद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो चलो नीचे लाइन में फिर लिखो, इसके नीचे लिखो, सममिति से बेलन के वक्र पृष्ठ पर उपस्थित, बेलन के वक्र पृष्ठ पर उपस्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। आया बात समझ। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। अब ये तो हम एक डायरेक्शन को, डायग्राम में एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं विद्युत क्षेत्र को, जबकि अगर एक अक्ष है तो उससे विद्युत क्षेत्र इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। ठीक है, और सभी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर ही तो निकलेगा ना। समझे बात, ऐसे नहीं निकलेगा तिरछा, त्रिज्यीय दिशा में निकलेगा ऐसे। क्लियर है, तो इसी को अभी हमने बताया है। ठीक, उसके बाद आगे लिखो, अब यदि वक्र पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्र अवयव वेक्टर DS, एक अल्प क्षेत्र अवयव वेक्टर DS ले, तो इसकी भी दिशा वेक्टर E के अनुदिश होगी। आ रहा है समझ, इसकी भी दिशा वेक्टर E के अनुदिश होगी, अर्थात वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच का कोण वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। थीटा बराबर 0 अंश होगा, लिख लिए। अब आगे इधर देखो, अतः बेलन के
वक्र पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, इस बार डायरेक्ट निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स को, एक टुकड़ा के लिए नहीं निकालते रहेंगे। टेक्निक तो हमें पता चल गया है कि टुकड़ा के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका समाकलन कर दो तो वो पूरे वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, इसको दर्शाएंगे, संकेत अभी लेने की जरूरत नहीं, सीधा बराबर करके लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर, अब यहां वेक्टर को भी छोड़ो, ई डी एस कॉस थीटा डायरेक्ट लेते हैं, या ई डी एस कॉस शून्यांश, समझ गए? क्योंकि अभी अभी हमने बात कर लिया कि ए और डी एस के बीच का कोण कितना होगा, शून्यांश। तो देखो ये ई डी एस कॉस शून्यांश ये क्या है, तो इस छोटे टुकड़े के लिए विद्युत फ्लक्स है, लेकिन यहां बंद पृष्ठ का समाकलन लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरे वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स हो गया। समझ गए? तो एक साथ दोनों काम कर दिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ई निकलेगा बाहर, बंद पृष्ठ का समाकलन अंदर बचेगा ds और cos शून्यांश का मान तो 1 होगा, वो तो जानते हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। किंतु बंद पृष्ठ का समाकलन ds इज इक्वल क्या होगा, तो इसके इज इक्वल होगा 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ, यही फार्मूला है बेलन के वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ। समझ आ रहा है ना इतना अभी जो नोट कर रहे हैं वो? इसलिए विद्युत फ्लक्स बराबर E इंटू बंद पृष्ठ का समाकलन ds, इसके जगह क्या लिख देते हैं, 2 पाई आर एल। E इंटू 2 पाई आर एल। आया यहां तक समझ? अब आगे वक्र पृष्ठ के लिए तो हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, अब बच गया समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3। तो चलो लिखो आगे इसके नीचे में, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। विद्युत क्षेत्र के समांतर है कि नहीं? देख लो डायग्राम में, विद्युत क्षेत्र इधर है, ये उसी के समांतर है, अतः उनसे बद्ध विद्युत फ्लक्स, अतः उनसे बद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। लिख लिए? क्यों शून्य होगा समझ आ रहा है? हम पढ़ चुके हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ है तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य अंश होता है, क्योंकि उसके लिए थीटा बराबर 90 अंश होता है, और थीटा बराबर 90 अंश होता है तो cos 90 अंश बराबर शून्य होता है। ठीक, तो इसलिए शून्य होगा। अब निकालेंगे इसलिए बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, अब ये पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है। ठीक, इसको दर्शाएंगे फाई ई से, और फाई ई इज इक्वल क्या होगा, तो जितने भी इसके भाग हैं बेलन के S1 S2 S3 सबके लिए जो विद्युत फ्लक्स मिला है एक एक करके उन सबको जोड़ दे तो कुल टोटल बेलन का विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो S1 के लिए विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। S2 के लिए क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल, और S3 के लिए क्या है, शून्य। देखो सबके लिए जो विद्युत फ्लक्स मिला है उसको जोड़ दिए ना, तो ये होगा कुल टोटल विद्युत फ्लक्स E इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर है इतना? इसको दे देंगे समीकरण 1। कोई डाउट थोड़ी इतने में बोलो? नहीं है ना? तो हमारा तीसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप
तो इस गाउसी पृष्ठ, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करना। कर लिए कि नहीं हमने? अब चौथा स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो। चौथा स्टेप है इस विद्युत फ्लक्स का गाउस के प्रमेय से कंपेयर करना। ठीक है, तो क्या है गाउस का प्रमेय? तो हम जानते हैं, किंतु गाउस के प्रमेय से गाउस के प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है? तो फाई ई इज इक्वल होता है क्यू अपॉन ई नॉट, होता है ना। इसको दे दो समीकरण दूसरा, ये गाउस के प्रमेय से हमने पढ़ा है। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसलिए राइट साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड E इंटू 2 पाई आर एल और बराबर समीकरण 2 का राइट हैंड साइड Q अपॉन ई नॉट। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। ठीक, समझ आया बात? इतना क्या लिखे हैं ये। अब आगे हमें वास्तव में चाहिए क्या? हमें वास्तव में चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? E, यही तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो E के साथ में बाकी जो चीजें हैं उसको क्या कर देंगे? दूसरे तरफ पक्षांतर। ठीक है, तो चलो अब पक्षांतर करेंगे। नोट कर लिया हो ना इतना ऊपर? हाँ, अब आगे ध्यान दो। अगर हम E को छोड़ के बाकी चीजों को ट्रांसफर कर दें तो E इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन ई नॉट, ऑलरेडी वहां पे है अपॉन में, यहां से 2 पाई आर एल जो कि E के साथ गुणा कर रहे हैं, पक्षांतर होके क्या करेंगे? भाग, लेकिन जो पहले से भाग में है उसके साथ क्या करेंगे? गुणा। तो ये बन जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू ई नॉट बनेगा। यहां तक समझ आया? अब वैसे इसी को व्यंजक लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहां पे और परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? ध्यान दो। किंतु फिर एक जानकारी लिखेंगे, लैम्डा। क्या है लैम्डा? रैखिक आवेश घनत्व। और जब मैं तुम लोगों को पढ़ाया था रैखिक आवेश घनत्व के बारे में तो बोल दिया था इसका उपयोग आगे होगा। तो क्या होता है लैम्डा इज इक्वल, वहां पे पढ़े थे डी क्यू अपॉन डी एल, है ना। यहां पे डी क्यू अपॉन डी एल नहीं लिख के क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L है बेलन की, और इस L लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है? तो Q आवेश उपस्थित है। कितना आवेश उपस्थित है? तो जब L लंबाई में Q आवेश उपस्थित है तो एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित रहेगा? Q अपॉन L, इतना ही आवेश उपस्थित रहेगा। बस अंतर इतना है, वहां पे D लगा रहे थे, यहाँ पे D नहीं लगा रहे हैं, इतना ही तो अंतर है। डी क्यू अपॉन डी एल लिखे थे ना वहां, अभी केवल Q अपॉन L लिख रहे हैं, तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब आगे, इसलिए Q बराबर ये L को ट्रांसफर कर दो तो लैम्डा के साथ जाके क्या करेगा? गुणा। तो Q बराबर क्या हो गया? लैम्डा L। ठीक है, मान रख देंगे इसमें, समीकरण 3 में मान रखने पर, या खैर ऐसा नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, सीधा लिखो अतः, जबरन का एक स्टेप बढ़ेगा उससे अच्छा लिखो अतः E बराबर Q के जगह क्या लिख देंगे? लैम्डा L, और बटे में क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल ई नॉट। इतना आया समझ? अब देखो ऊपर नीचे से L L कटेगा, अब जो बच गया उसको लिख दो E बराबर ऊपर में लैम्डा, नीचे में 2 पाई, थोड़ा एडजस्ट करके लिख देंगे ई नॉट को यहाँ पाई के बाद में और आर को लास्ट में, तो 2 पाई ई नॉट आर। खैर जरूरी नहीं है 2 पाई आर ई नॉट लिखेंगे तब भी सही होगा। ठीक, मिल गया व्यंजक ई का, यही अभिष्ट व्यंजक है। कैलकुलेशन हुआ ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसके मदद से? गाउस प्रमेय की मदद से। लास्ट में से लिख लेना, यही अभिष्ट व्यंजक